नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य के 150 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों के साथ आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ करते हुए आगे बढ़ रही है। चाहे किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षा हो या एनटी नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। जो ये पंक्ति है, पंक्तियों से संबंधित भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो सभी पंक्ति और कथनों को ध्यान में रखते हुए वन लाइनर प्रश्नों का भी अभ्यास हम करेंगे। भाई ये जो पंक्ति है, ये दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा प्रिय प्रवास रचना से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो पंक्ति है, दिख जीवन जो पाता ही गया विरोध, दिख जीवन जो पाता ही आया विरोध। जो ये पंक्ति है, ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये निराला जी की पंक्ति है और राम की शक्ति पूजा से ली गई है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कि दिख जीवन को जो पाता ही आया विरोध। तो ये पंक्ति निराला जी ने राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत जो है लिखी थी। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 3। हिंदी साहित्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हिंदी साहित्य ग्रंथ नामक के रचयिता है जिन्होंने हिंदी साहित्य नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसका नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित हुआ भैया, और विश्वनाथ त्रिपाठी जी की का ग्रंथ रहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का अतीत कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। हिंदी भाषा का विकास लिखने वाले जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार जो है नंद दुलारे वाजपेयी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 7। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था शून्य, स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। तो ये जो पंक्ति है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये अज्ञे जी की पंक्ति है और ऐसा अध्याय वीणा से ली गई है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से मैंने अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया। तो जब प्रियवंद ने जो वीणा को साधा था, वीणा को बजाया था, तो तब जो है वहाँ बैठे जो लोगों ने पूछा कि आप लोगों ने किस प्रकार इस वीणा को आप साध पाए, तो तब वहाँ पर ये पंक्ति कही जाती है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से मैंने सब कुछ को सौंप दिया। जो ये पंक्ति है ऐसा अध्याय वीणा रचना से ली गई है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 8। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो ये पंक्ति जो है ये मुक्ति बोध जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी साहित्य विमर्श जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? 1923 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य विमर्श नामक ग्रंथ के लेखक जो है पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। विद्यापति ने किन भाषाओं में रचना की? तो विद्यापति ने मुख्य रूप से 3 भाषाओं में रचना की, मैथिली भाषा में, संस्कृत भाषा में और अवहट भाषा में। कीर्तिलता कीर्ति पताका इनकी अवहट भाषा की रचना है। मैथिली की जो है पदावली इन्होंने जो है मैथिली में लिखी थी, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और जो है गोरक्ष विजय जो ये इनके द्वारा और अन्य रचनाएं लिखी गई, ये सभी रचनाएं जो हैं उनकी संस्कृत की भाषा की रचनाएं रही थी। और जो अवहट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक रचनाएं लिखी गई। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न नंबर 11। आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम किसने दिया? आदिकाल को संधि या चारण काल नाम देने वाले विद्वान हैं राम कुमार वर्मा। आदिकाल को इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व काल को, आदिकाल के पूर्व भाग को कहा इन्होंने संधि काल, और जो है इसके आदिकाल के उत्तर भाग को कहा इन्होंने
जो है चारण काल। इस प्रकार से राम कुमार वर्मा आंसर होगा। और आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, अगर ये पूछ लिया जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम हम पहले लेंगे भाई, क्योंकि आदिकाल को चारण काल नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने पूरे के पूरे आदिकाल को चारण काल कहा। उन्होंने संधि काल और चारण काल 2 भागों में नहीं बांटा आदिकाल को। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने जो है ग्रियर्सन ने पूरे के पूरे जो है आदिकाल को चारण काल नाम दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 12। वीर गाथा काल में जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत नहीं माना, तो किन्होंने जैन, नाथ और सिद्धों की रचनाओं को साहित्य की कोटि में नहीं रखा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। वीर गाथा काल में यानी कि आदिकाल में। पढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को किसने संकलित किया, तो विद्याधर जी ने। विद्याधर ने तो जो है प्राकृत पिंगल सूत्र के पदों को संकलित किया। उसके बाद पुरातन प्रबंध संग्रह के रचयिता कौन है, पुरातन प्रबंध संग्रह नामक जो रचना के रचयिता हैं वे हैं मुनिजिन विजय। उसके बाद कथा सम्राट किसे कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। विदेहवादी पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं, तो विदेहवादी पद्धति के जनक तेन महोदय माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने वाली लेखिका है सुमन राजे, तो सुमन राजे द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। मिश्र बंधुओं में शामिल है, तो मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से मिश्र बंधुओं में शामिल कौन नहीं है, तो यहाँ पर आता है एक नाम और कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम नहीं लिया जाएगा भाई। कृष्ण बंधुओं में 3 ये सुखदेव बिहारी और जो है श्याम बिहारी और गणेश बिहारी, इन तीनों का नाम बिहारी जो मिश्र बंधुओं में शामिल है। बढ़ते हैं आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। छप्पय छंद को किस रसोकार का प्रिय छंद माना जाता है, तो छप्पय छंद को किस रसोकार का प्रिय छंद बताया जाता है, तो वो माना जाता है चंद बरदाई का, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। तो चंद बरदाई का प्रिय छंद कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है छप्पय छंद। उसके बाद जो है कबीरदास की भाषा क्या थी, कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी मानी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा और श्याम सुंदर दास ने जो है कबीर की भाषा को जो है पंचमैली खिचड़ी का नाम दिया। तो सदुकड़ी नाम देने वाले विद्वान रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। और कलम का सिपाही नामक जो जीवनी है वो अमृत राय जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं कलम का सिपाही नामक जो है क्या है, किस विधा की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है ये इनकी जीवनी विधा की रचना है। और किसके द्वारा लिखी गई, अमृत राय ने कलम का सिपाही नामक जीवनी लिखी है। उसके बाद अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, अतीत के चलचित्र जो रचना है उसके रचयिता है महादेवी वर्मा जी। उसके बाद देख लेते हैं अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, जो कि 8वीं शताब्दी के ये विद्वान रहे हैं। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है, तो अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य हेमचंद्र जी को माना जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपोग्राफी अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। अमिय हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इकबार, ये जो पंक्तियाँ हैं ये रसलीन जी की हैं। उसके बाद अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने जो है अग्रणी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या थी, तो उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली मानी जाती है। उलटवासियों का पूर्व रूप
इनमें से किन की भाषाओं में मिलता है? तो सिद्धों की भाषाओं में हमें उलटवासियों का पूर्व रूप देखने को मिलता है। सिद्धों से ही जो है कबीरदास जी ने उलटवासियों को लिया था। उलटवासियों का जो प्रयोग है सिद्धों की रचनाओं से ही उन्होंने इसको अपनाया था। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 33। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही? तो दुख ही जीवन की कथा कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति लिखी गई है निराला जी द्वारा। इनकी रचना सरोज स्मृति पर। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्रश्न नंबर 34। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ, जुगनू को उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये जो पंक्ति है ये महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे, गे पदों की परंपरा किसके ने प्रचलित की? तो गे पदों की जो परंपरा है ये सिद्धों द्वारा प्रचलित की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। रास परंपरा की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो रास परंपरा की प्रथम रचना भारतीय बाहुबली रास मानी जाती है। हिंदी रास परंपरा के प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी रही है? तो पंच पांडव चरित रास जो है हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। अगर रास परंपरा की प्रथम रचना पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है भारतीय बाहुबली रास परंपरा की प्रथम रचना। और रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना पूछ ली जाए तो पंच पांडव रचित रास ये मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए। अवधी भाषा में लिखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड है। बालकांड जो है, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार से इसमें 7 कांड दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न नंबर 40। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है अशोक के फूल। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवियों में शामिल है सूरदास जी। और सर्वप्रथम पूछ लिया जाए, अगर सर्वश्रेष्ठ की जगह सर्वप्रथम पूछ लिया जाए अष्टछाप के सर्वप्रथम कवि कौन है? तो वे हैं हमारे कुंभन दास जी। कुंभन दास, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सर्वश्रेष्ठ पूछ लिया जाए तो सूरदास का नाम आएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 42। भारतेश्वर बाहुबली रास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास जो है निम्नलिखित में से एक खंड काव्य है। उसके बाद देख लेते हैं भाई, सुमति गणी किसकी कीर्ति है, यानी कि ये सुमति गणी के रचनाकार कौन है? तो नेमिनाथ रास। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक है। सर्वाधिक प्रमाणिक जो पृथ्वी रासों की प्रतिलिपियाँ के संपादक कौन माने जाते हैं? सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासों की प्रतिलिपियों के संपादक माता प्रसाद गुप्त जी को माना जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता शंभु को माना गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। ये जो पंक्ति है यशोधरा जो कविता से ली गई है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं आगे, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? एक घूट हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। हिंदी के प्रथम पत्र कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है वो उद्यंत मार्तंड, जो कि 1826 ईस्वी में 1826 में कोलकाता से निकाला गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर हैं? तो 11 स्वर और 33 सम स्वर माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? तो किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? तो वह कहा गया है बनारस अखबार में। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम कवि है सिद्ध सरहप्पा, जो कि 9वीं शताब्दी के है। और राहुल संस्कृतायन ने भी
हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जैसे कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना, राहुल संस्कृतायन ने जो है सरहप्पा को माना, और पुष्य या पुंड कवि को जो है पुष्य या पुंड कवि को माना है शिव सिंह सेंगर ने। और बढ़ते हैं आगे, अब्दुल रहमान को माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 54, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? तो गद्य लेखक कौन माना जाता है हिंदी का प्रथम? वो है लल्लू लाल। उसके बाद हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो गीत किसने लिखा है सबसे पहले हिंदी में? तो ये विद्यापति का नाम आता है। हिंदी में सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा रहा है? तो सुधावर्षण रहा है। अगर प्रथम समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो वो उद्दंड मार्तंड का नाम आएगा भाई। 30 मई 1826 को निकाला गया। इसी दिन हमारे हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन वो एक प्रकार से साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र के रूप में जाना जाता था। और ये यहाँ पर पूछा हुआ है दैनिक समाचार पत्र। दैनिक समाचार पत्र का नाम आएगा सुधावर्षण, जो कि दैनिक समाचार पत्र रहा है। उद्दंड मार्तंड साप्ताहिक रूप से निकाला जाता था शुरुआत में। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 57, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से अजंता की गुफा संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया तो किसने किया? लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाने का जो है कार्य लॉर्ड मैकाले ने किया। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 60, हिंदी साहित्य का इतिहास जो शुक्ल जी द्वारा लिखा गया 1929 ईस्वी में नागरिक पंचायत सभा के प्रथम ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहली बार किस नाम से छपा? तो वो छपा हिंदी साहित्य के विकास नाम से। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किस काल तक का वर्णन किया? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और ये एक प्रकार से इनका जो है अधूरा ही रह गया था। भक्ति काल तक इन्होंने जो है इस साहित्य इतिहास में वर्णन किया हुआ है, कवियों को का परिचय दिया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 62, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो डॉक्टर बच्चन जी द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखने वाले लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी जी। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो पाहुड़ दोहा के रचयिता राम सिंह है। हरप्रसाद शास्त्री ने राष्ट्रीय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी? तो राजयश से इन्होंने राष्ट्रीय शब्द की उत्पत्ति मानी। किन्होंने? हरप्रसाद शास्त्री ने। प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हेमचंद्र जी को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इन्होंने प्राकृत भाषा में अपभ्रंश की रचना की थी, इसलिए इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अमीर खुसरो का नाम बताइए। तो अब्दुल हसन जो है अमीर खुसरो जी का मूल नाम माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 65, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि जो है स्वयंभू को माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, जो कि श्रीनिवास दास जी द्वारा रचित। समय था इनका 1882 ईस्वी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आशु काव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया आशु काव्य। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो वहाँ के क्षेत्र विशेष से आंचलिक रचनाएं जो संबंधित होती हैं। प्रश्न संख्या 72 देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकाव्यों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने द्वारा लिखी गया जो ग्रंथ है उनका त्रिवेणी, उसमें जो है
सूर, तुलसी व जायसी की समीक्षाओं को प्रस्तुत किया है। किस रासो काव्य को रासो ग्रंथ में नहीं गिना जाता? तो विजयपाल रासो को अपभ्रंश भाषा में होने के कारण रासो ग्रंथों के अंतर्गत नहीं गिना जाता। उसके बाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाणसे ने गास अदातासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद जो है हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन करवाया। और कब करवाया? 1852 ईस्वी में। ये पूछा जाता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन जी जो गारसा दातासी जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास उनके इतिहास का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास का गारसा दातासी का इस्तवार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तान। तो इस ग्रंथ को जो है लक्ष्मी सागर ने जब अनुवाद किया तो हिंदुई साहित्य के नाम से प्रकाशन कराया था 1952 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 75 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो ये है महेश दत्त शुक्ल जी द्वारा। उसके बाद गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ को तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाणसे ने अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य के नाम से, लेकिन किशोरी लाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से और 1957 ईस्वी में। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हिंदी साहित्य का व्यर्थ इतिहास का पहला भाग हिंदी साहित्य की पीठिका के रूप में राजबली पांडे ने संपादित किया और 16वां भाग जो है हिंदी साहित्य लोक साहित्य नाम से संपादित किया। भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। कृष्ण देव उपाध्याय ने, ये आपको नाम ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी साहित्य ग्रंथ के लेखक आपको पता ही है धीरेन्द्र शर्मा है। उसके बाद देख लेते हैं आत्मजयी के रचयिता जो है कुंवर नारायण है। आत्मजयी रचना के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। और आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। और आधुनिक हिंदी की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी की मीरा जो है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है भाई, आसमान पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना। आधुनिक युग के चरण कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को माना जाता है। इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? तो ऐतिहासिक है। उसके बाद ईदगाह कहानी के रचयिता कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? कई बार पूछा जाता है। तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। योगचर्या अक्षरद्वीकोपदेश रचना के लेखक कौन है? तो योगचर्या कई बार पूछा जाता है। डोम्बिपा इनके लेखक रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो मेरुतुंग नाम के जो विद्वान हैं लेखक हुए हैं प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। उसके बाद प्राकृत पैंगलम के लेखक लक्ष्मीधर है। बुद्धिरासों के लेखक जलहन है। बुद्धिरास के लेखक शालिभद्र सूरी है। नल सिंह जो है विजयपाल रासों के लेखक है। हमीर रासों के लेखक जो हैं सारंगधर सूरी हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 94 उस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। तो वो ग्रंथ है हमारा मिश्र बंधु विनोद। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, अमीर खुसरो का जीवन काल बताइए। तो अमीर खुसरो का जीवन काल आप सभी को पता ही है 1255 से लेकर 1384 ईस्वी तक माना जाता है। कामिनी करई सनाने हेर तन्हई हृदय बनई पंचवानी, जो ये पंक्ति है ये विद्यापति जी द्वारा लिखी गई है। मैथिली भाषा की पंक्ति इनकी है भाई। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 57, एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा जो पानी, जो ये पंक्तियाँ है ये ब्रज भाषा में लिखी गई पंक्तियाँ है। उसके बाद एक भारतीय आत्मा
किसे कहा जाता है, तो एक भारतीय आत्मा नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। उसके बाद देख लेते हैं ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रिक समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है किरात। किरात नाम से जाना जाता है। कट कानन कपि कुंजर भारी दुह भुजदंड तमकी महिमारी ढोलत धरनी सभा पद खसे चले बाजी भय मारुत करशे। जो ये पंक्ति है ये तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, ये जो पंक्तियाँ हैं ये राम की शक्ति पूजा से निराला जी द्वारा लिखी गई है। जामवन के राम को परामर्श देते हुए इन्होंने कहा था, ये लिखा था। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, ये जो पंक्ति है ये निराला जी की है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है, अमृतलाल नागर जी है सुहाग के नुपुर रचना के रचयिता। और सूरदास के गुरु का नाम आपको पता ही है, वल्लभाचार्य जी है। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवियों में सबसे अधिक देखने को मिलता है, तो वो मिलता है अज्ञे जी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोक और आलोक कीर्ति के लेखक कौन माने जाते हैं, लोक और आलोक नामक कीर्ति है वो केदारनाथ अग्रवाल जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 7। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है, शिव शंभू के चिट्ठे जो नामक रचना है वो लिखी है बालमुकुंद गुप्त जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 8। शिवा बामनी के रचनाकार कौन है, शिवा बामनी रचना के रचनाकार है भूषण जी। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया, तो वो दिया मिश्र बंधुओं ने। हिंदी नवरत्न नाम से इन्होंने मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नाम से इन्होंने जो है ग्रंथ लिखा। इसमें इन्होंने विवाद खड़ा किया था कि देव बड़े है कि बिहारी। उसके बाद बात करें आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 110। तंत्रलोक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो अभिनव गुप्त तंत्रलोक के रचनाकार माने जाते हैं। एकावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है, विद्याधर है। एकावली ग्रंथ के रचयिता विद्याधर है। प्रबंध काव्य को भाविक अलंकार नाम देने वाले आचार्य दंडी जी है। ले चलो मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इन पंक्तियों के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। लोग है लगी कवित बनावत मोहे तुम मेरे कवित बनावत, ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। घनानंद जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इन पंक्तियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। सड़क से संसद तक काव्य के रचनाकार सुधा पांडे धूमिल जी माने जाते हैं। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, वो है तेलुगु। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। सखी वे मुझसे कह के जाके थे मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। सबसे पहले अपनी आत्मा हिंदी में किसने लिखी, तो राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं लेखक। और शेष कादम्बरी के रचयिता जो है अलका सरावगी जी रही है। सरदा किस कीर्ति की नायिका है, तो सरदा आपको पता ही है कामायनी की नायिका है। कामायनी में 15 सर्ग और तीसरा खंड है सरदा नाम का। पढ़ते हैं आगे। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई, तो संविधान की 22 भाषाओं को जो है मान्यता वर्तमान में प्राप्त है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त वाली जितनी 22 भाषाएं है वे है 22। शुरुआत में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, फिर एक भाषा को सिंधी को जोड़ा गया 21वें संशोधन में। फिर जो है 71वें संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, फिर 92वें संशोधन में 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, जिसमें शामिल है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 26। अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान हैं भामा जी। तुलसी को किस रचना के में भ्रमर गीत का प्रसंग आया था, तो कृष्ण गीतावली में तुलसी में जो गीतावली में जो है भ्रमर गीत का प्रसंग आया था। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 हम देखते हैं
तो एक सेकंड भाई, प्रश्न नंबर 28 देख लिया हमने, प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? अभी हमने पढ़ा था संविधान के 92वें संशोधन में जोड़ी गई 4 नई भाषाएं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी है, जो कि 2003 में है इस संशोधन को लागू किया था। बढ़ते हैं आगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है हिंदी भारत की राजभाषा मानी जाती है? तो अनुच्छेद 343 में जो है हिंदी भारत की राजभाषा मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी को मान्यता प्राप्त हुई है। कादम्बरी के जनक कौन है? तो बाणभट्ट जो है कादम्बरी के जनक है। बाणभट्ट जो संस्कृत के विद्वान हुए हैं, संस्कृत के लेखक, कादम्बरी की रचना इन्होंने की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकाल कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? तो ये दिए हैं मिश्र बंधुओं जी ने। और किस काल को स्वर्ण काल कहा गया है? भक्ति काल को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 35, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने जो है संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। और इनके जो कहा जाता है नाटकों में संवाद शैली बेजोड़ थी। उसके बाद बात करते हैं आगे। प्रश्न नंबर 36, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो भारत में जो है अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर, और उन्होंने जो है वीर रस में कविताएं लिखी हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त था? तो इनकी रचना उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद वापसी किस विधा की रचना है? तो वापसी जो है कहानी विधा की रचना है। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में माना जाता है। और विद्यापति की पदावली की भाषा जो है मैथिली रही है, आप सभी को पता है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई रहे हैं। तो सर्वप्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी का पृथ्वीराज रासो, और चंद बरदाई जो हैं वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में प्रथम कवि के रूप में आते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी मानी जाती हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और कठिन गद्य का प्रेत पूछ लिया जाए तो अज्ञे जी का नाम आएगा। अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। और आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है, ये पूछ लिया जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 45, साहित्य जनता की वाणी उसके चरित्र का दर्पण है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो रामविलास शर्मा जी द्वारा ये कथन कहा गया है कि साहित्य जनता की वाणी उसके चरित्र का दर्पण है। उसके बाद कवि करम काव्यम कथन किसका है? तो कवि करम काव्यम नामक जो ये कथन है ये कुंतक जी द्वारा कहा गया, जिसने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। कुंतक द्वारा ही वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। इनके द्वारा कहा गया काव्यम करम जो काव्यम, ये पंक्ति जो है काव्यम करम काव्यम, ये जो है कुंतक जी द्वारा कहा गया। कवि करम कवि आएगा भाई, ये कवि करम काव्यम। उसके बाद आएगा तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले विद्वान हैं नाभादास जी। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? प्रभात फेरी काव्य के रचयिता है डॉक्टर नगेंद्र शर्मा जी। सॉरी भाई, नरेंद्र शर्मा है, ये नगेंद्र नहीं है, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। नरेंद्र शर्मा जी जो है उत्तर छायावाद युग के प्रमुख कवियों में शामिल है। नरेंद्र शर्मा ने जो है काव्य
रचना की है प्रभात फेरी की। अकाल और उसके बाद कविता के रचनाकार कौन है? नागार्जुन जी है। आज का अंतिम प्रश्न है भाई, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पंक्तियाँ जो है कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री जो है मीराबाई जी की पंक्तियाँ रही है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, ये जो पंक्तियाँ हैं मीराबाई जी द्वारा लिखी गई हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में मीराबाई जी का जन्म हुआ। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के क्लास में कंप्लीट कर लिया है। वन लाइनर के माध्यम से जितने भी पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हम जो है धीरे धीरे करते हुए बार बार तथ्यों की रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। इसी उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों के साथ हम जो है अपनी परीक्षाओं तक इसी प्रकार संपूर्ण हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान व काव्य शास्त्र के प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।